नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा हाल ही में किया गया विरोध प्रदर्शन केवल वेतन वृद्धि की मांग नहीं था, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच क्षेत्रीय आर्थिक असमानता यानी कि रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और श्रम अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा था। मुख्य समस्या यह थी कि नोएडा में कार्यरत श्रमिकों को उनके पड़ोसी शहर जैसे कि गुरुग्राम या फरीदाबाद की तुलना में न केवल कम न्यूनतम मजदूरी मिल रही थी, बल्कि उनसे बिना किसी अतिरिक्त लाभ के अत्यधिक ओवरटाइम भी कराया जा रहा था। इस असंतोष को दूर करने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए कोड ऑन वेजेस 2019 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत अब हर अतिरिक्त घंटे के लिए दुगना भुगतान अनिवार्य होगा। यह कदम न केवल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बैंकिंग प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा यानी कि ईपीएफ और ईएसआई के दायरे में लाकर उनके औपचारीकरण यानी फॉर्मलाइजेशन की एक बड़ी कोशिश भी है। प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कुछ बड़े निर्देश जारी किए, जैसे कि डबल ओवरटाइम। यदि कोई श्रमिक तय घंटों से ज़्यादा काम करता है तो उसे सामान्य दर से दुगना पैसा मिलेगा। कंट्रोल रूम, शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम की स्थापना। फॉर्मलाइजेशन, वेतन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से और सैलरी स्लिप देना अनिवार्य। अब आते हैं इसके शैक्षिक पहलू पर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन सुनिश्चित करेगा। वहीं आर्टिकल 43 यानी कि लिविंग वेज की बात करता है। भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स बनाए हैं। इसमें जो कोड ऑन वेजेस 2019 है वह स्पष्ट रूप से कहता है कि ओवरटाइम की दर सामान्य मजदूरी से कम दुगनी होनी चाहिए। नोएडा प्रशासन का यह आदेश इसी कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने का एक उदाहरण है। प्रशासन ने सभी फैक्ट्रियों को श्रम कल्याण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ओवरटाइम का भुगतान, किसी भी कटौती के बिना सामान्य दर से दुगनी दर पर ओवरटाइम का भुगतान। साप्ताहिक अवकाश, सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होगा। रविवार का कार्य, यदि श्रमिकों को रविवार को काम पर बुलाया जाता है तो उन्हें दुगना वेतन दिया जाएगा। बोनस का भुगतान, नियमों के अनुसार 30 नवंबर तक बोनस की राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी। आंतरिक शिकायत समिति, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक सहायक समिति का गठन, जिसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से एक महिला करेगी। शिकायत पेटिका, प्रत्येक फैक्ट्री में शिकायत पेटी यानी कि कंप्लेंट बॉक्स लगाना अनिवार्य होगा। वेतन का समय, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान। सैलरी स्लिप, सभी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से सैलरी स्लिप जारी करना। यह गवर्नेंस और इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका नीतियों को लागू करती है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? इसके विश्लेषण में हमें 2 पहलुओं को देखना होगा। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या दुगना ओवरटाइम देने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी? क्या इससे छोटे एमएसएमई पर बोझ पड़ेगा? दूसरा, लेबर राइट्स वर्सेस इंसेंटिव्स, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बनाना काफ़ी नहीं है। नोएडा में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, जिसकी कमान एक महिला अधिकारी को दी गई है, ताकि पॉश एक्ट यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का पालन सुनिश्चित हो सके। यह कदम इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की दिशा में एक बड़ा प्रहार है। जब पैसा बैंक में आएगा तो श्रमिक का ईपीएफ और ईएसआई का डेटा भी पुख्ता होगा। क्या भारत के नए श्रम कोड श्रमिकों के अधिकारों और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने में सक्षम है? हालिया उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।